चलिए बच्चों, अपन टॉपिक पढ़ रहे थे अपना पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में अपन ने देखा था कि किस तरीके से अगर हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो तो उससे ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। और बच्चों, अब अपन नेक्स्ट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है पीरियोडिसिटी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं बच्चों, पीरियोडिसिटी। देखिए पीरियोडिसिटी क्या है। किसी भी पीरियोडिक टेबल की अगर अपन अपनी बात करें तो उसमें एक तो पीरियड्स हैं, एक ग्रुप्स है ना। तो बच्चों क्या होता है, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल। मतलब जो प्रॉपर्टीज है सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है। जैसे ग्रुप में बात करें तो ग्रुप के एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मैं आगे बताऊंगा क्यों करते हैं, किस तरीके से ऐसा होता है, इसी टॉपिक में बताएंगे। तो बच्चों क्या होता है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन हो, मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फिर कुछ समय के बाद, कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फिर कुछ इंटरवल के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन हो आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो मैं कहूंगा रिपीटेशन या रिपीटिशन भी बोल देते हैं कई बार इसको, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल having similar properties है ना। सेम नहीं कहा है मैंने, सिमिलर प्रॉपर्टीज बोला है बच्चों, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी तो होंगी नहीं, वो तो डिफरेंट एलिमेंट है, तो ऑब्वियस बात है प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स का रिपीटेशन हो आफ्टर सर्टेन इंटरवल, दैट इज नोन एज पीरियोडिसिटी। अब अपन बात करते हैं ग्रुप की और पीरियड की बच्चों। अगर मैं बात करता हूं, देखो होता क्या है, समझिए इस कॉन्सेप्ट को। इन ए पीरियड, जब हम एक पीरियड की बात करते हैं तो क्या होता है, जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हो तो होगा क्या। जब लेफ्ट टू राइट चलते हो तो जैसे जैसे मैं एक एक एलिमेंट आगे बढ़ता हूं तो एक एक इलेक्ट्रॉन नया ऐड होता है, एक एक नया प्रोटॉन ऐड होता है। बोलो ऐसा ही होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होता है। और खास बात क्या है, एक पीरियड के अंदर शेल नंबर वही रहता है। जैसे मैं बात करता हूं, दूसरे पीरियड में जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सेकंड सेल में आएंगे, थर्ड पीरियड में जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो थर्ड सेल में आएंगे। मतलब कहने की बात क्या है कि एक पीरियड में सेल नहीं बदलता है, सेल नंबर सेम रहती है, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है एंटर करते जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होता जाता है सेम सेल में, यानी कि एक सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। देखो इस तरीके से, जैसे मैं बात करता हूं सोडियम की बात करता हूं, 11 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s1। देख पा रहे, ये पहला ग्रुप हो गया है। और आगे बढ़िए, मैग्नीशियम में ये 3s2 हो जाएगा, ये सेकंड ग्रुप हो गया। फिर नेक्स्ट चलता है एल्यूमिनियम में 3s2 3p1, यानी कि आएगा इसमें 3p2, फिर 3p3, फिर 3p4, फिर 3p5, फिर 3p6। तो बच्चों एक चीज देख रहे हो आप, क्या चीज कांस्टेंट चल रही है, शेल नंबर। शेल नंबर कभी भी एक पीरियड में चेंज नहीं होता है, यानी कि एक पीरियड में सेम सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते जाते हैं। अच्छा दूसरी बात, तो मैं कहूंगा वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना है बच्चों, वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट सेल, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है ना, 2s के, यानी कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का नंबर भी डिफरेंट होता है। तो बच्चों एक पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो कभी भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम नहीं है। अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन सेम है तो प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी,
वैलेंस सेल में नंबर अगर डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। तो हो क्या रहा है, सेल नंबर जो है सेम रहता है, थर्ड सेल है तो थर्ड रहेगा, फोर्थ पीरियड में फोर्थ सेल है तो सबके पास फोर्थ ही रहेगा। यानी कि एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन सेम सेल में एंटर करता है और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 5 इस तरीके से, है ना। यानी कि कभी भी सेम इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं मिलेगा वैलेंस सेल में पीरियड में। तो मैं लिखूंगा इन ए पीरियड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, electron enters in same cell, इलेक्ट्रॉन सेम सेल में एंटर करते हैं, उससे होगा क्या, जो वैलेंस सेल है उनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट रहेगा, हेंस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन will be different in different elements, in different elements of a period, of a period। बच्चों इस लाइन का मीनिंग समझे आप कि एक पीरियड की अगर मैं बात करता हूं तो होगा क्या, साफ साफ का मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन सेम सेल, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, यहां से आप देख चुके हो। उससे क्या होगा, हेंस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए पीरियड। एक पीरियड के जो एलिमेंट होंगे उनमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट होगा। उससे क्या होगा बच्चों, अगर उनमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो मैं साफ साफ कह सकता हूं उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, हेंस देयर प्रॉपर्टीज will be different, their properties will be different। प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के सिमिलर नहीं है। अब बात कीजिए ग्रुप की, जब आप एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, जैसे मैं बात करूं ली ना की रब से फरियाद, ये है, तो इसमें आता है 2s1, इसमें आता है 3s1, ये 4s1, 5s1, 6s1। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो एक चीज देखिए, हर बार एक नया सेल ऐड होता है। यहां सेल है सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। यानी कि जैसे जैसे आप डाउन तरफ चलते हो, डाउनवर्ड चलते हो, तो हर बार एक नया सेल एंटर होता है, लेकिन उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम है। इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो जब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तभी एक ग्रुप के एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो बच्चों कारण आपको समझ में आया कि एक ग्रुप के एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो क्यों करते हैं, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि सेल बदल जाता है, इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम रहता है ग्रुप में, लेकिन पीरियड में सेल सेम रहता है, इलेक्ट्रॉनों का नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये बात लिखता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, न्यू सेल इज एडेड, न्यू सेल इज एडेड, नया सेल जो है ऐड होता चला जाता है, एंड नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। समझ गए बच्चों, इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम न्यू सेल इज एडेड, नया सेल ऐड होता है, एंड नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, हेंस
elements of a group show similar properties. Show similar properties due to same number of वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। बच्चों पूरी बात समझ गए? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, और जब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है इसीलिए एक ग्रुप के एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए, एक ग्रुप के एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज शो इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। दूसरी बात मैं कहूं, एक पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो ये तो मैंने एक बात की इसकी। आगे चलते हैं बच्चों, पीरियोडिसिटी के बाद नेक्स्ट लेते हैं चलिए नेक्स्ट लेते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। देखिए मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, पहले तो मुझे एक चीज बताइए, मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं? जब एटम्स आपस में मिलते हैं तभी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यानी कि एटम्स के बीच में पहले बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तभी तो मॉलिक्यूल बनेंगे। तो देखिए मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेंगी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, किस टाइप का केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग है, इस पर डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। तो मैं लिखूंगा डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स। किस पे डिपेंड करेगी बच्चों? टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स, यानी कि एटम्स के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग होगी इस पर डिपेंड करेगी ये प्रॉपर्टीज। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो जरा देखते हैं। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे बच्चों डेंसिटी। देखिए डेंसिटी क्या होती है ये हमें पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप समझिए, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो होता क्या है, डेंसिटी मिडिल तक इंक्रीज होगी, देन उसके बाद डिक्रीज होती है। यानी कि कुछ सीक्वेंस ऐसा होता है कुछ इस तरीके से, यानी कि एस ब्लॉक से ज्यादा डी ब्लॉक की डेंसिटी होगी, देन उसके बाद डिक्रीज होगी। यहां मैं लिख सकता हूं और मेटेलॉइड्स, और मैं लिख सकता हूं मेटेलॉइड। एस से ज्यादा होगी डी की और कम होगी पी की। तो मैं कहूंगा डेंसिटी मिडिल तक इंक्रीज होती है देन डिक्रीज होती है ना। ये सब प्रैक्टिकली डिपेंड करता है बच्चों। डिपेंड किस पे करता है? केमिकल बॉन्डिंग कैसी है एटम्स के बीच में। तो मैं लिखूंगा इन ए पीरियड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, density increases up to middle, then decreases. पहले इंक्रीज होगी और उसके बाद डिक्रीज होगी। बच्चों मिडिल तक इंक्रीज होती है डेंसिटी, देन उसके बाद डेंसिटी डिक्रीज होने शुरू हो जाती है। ये होता है एक पीरियड की कहानी। समझ के? मिडिल तक इंक्रीज होगी देन डिक्रीज होगी। अब जरा ग्रुप की बात करते हैं बच्चों। ग्रुप में क्या होगा? इन ए ग्रुप। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, देखिए जब हम
किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे, टॉप टू बॉटम, तो साइज इंक्रीज होता है। ये बात आगे हम पढ़ेंगे जब हम एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हो तो साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना। और डेंसिटी क्या होती है बच्चों? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी मस्ट बी डिक्रीज। डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन पता है क्या होगा, जब आप टॉप टू बॉटम चलते हो किसी ग्रुप के अंदर, तो होता क्या है, मास इंक्रीज होता है ज्यादा, जिसकी वजह से डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। ये बात तो सच है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम के कंपैरिजन में मास ज्यादा इंक्रीज होता है, और जब मास ज्यादा इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। पूरी बात समझ गए कि भाई टॉप टू बॉटम चलने से ये तो कंफर्म है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसके कंपैरिजन में मास ज्यादा इंक्रीज होता है, इसलिए डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो मैं लिखूंगा इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीजेज, लेकिन वॉल्यूम के कंपैरिजन में मास ज्यादा इंक्रीज होता है। मास इंक्रीजेज मोर एज कंपेयर टू वॉल्यूम, एज कंपेयर टू वॉल्यूम, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम मास इंक्रीजेज मोर एज कंपेयर टू वॉल्यूम। वॉल्यूम के कंपैरिजन में मास ज्यादा इंक्रीज होता है, hence density increases, density increases। क्लियर है बच्चों? सिंपल से कहानी है, इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। मेटल्स के अंदर मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं, मेटल्स में मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है? तो बच्चों दो मेटल है इसमें, ओस्मियम एंड इरिडियम। अगर इसकी भी मैं बात करूं तो 22.60 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी होती है 22.63 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ज्यादा ओस्मियम और इरिडियम में भी इरिडियम की ज्यादा होती है बच्चों। ये होती है मेटल्स के अंदर। नॉन मेटल्स में अगर मैक्सिमम बात करता हूं, नॉन मेटल्स में मैक्सिमम बच्चों बोरोन की है, और मिनिमम जो है वो हाइड्रोजन की है। ये नॉन मेटल्स की बात हुई। तो इस तरीके से मेटल्स में मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है? ओस्मियम एंड इरिडियम। और ओस्मियम और इरिडियम में भी ज्यादा किसकी है बच्चों? इरिडियम की है 22.63 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर नॉन मेटल्स में बात करते हैं तो मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है बच्चों? बोरोन की है, और मिनिमम किसकी है? हाइड्रोजन की है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे हम नेक्स्ट मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। दूसरी जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है वो है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो अपनी अगली आती है बच्चों, देखिए इसमें क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की ये भी सेम कहानी वैसी ही होगी जैसी डेंसिटी की होगी। यानी कि ये भी मिडिल तक इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा, है ना। इन ए पीरियड इंक्रीजेज अप टू मिडिल, मिडिल तक इंक्रीज होगा देन डिक्रीजेज, उसके बाद डिक्रीज होगा बच्चों। ये कहानी चलती है इसकी भी। अगर मैं बात करता हूं ग्रुप में, इन ए ग्रुप, ये तो पीरियड की बात हो गई है। अब जरा ग्रुप की बात करते हैं। तो ये डिपेंड करेगा ब्लॉक के ऊपर बच्चों। देखिए कैसे, पहले कहानी में लिखता हूं एस ब्लॉक की, देन डी ब्लॉक की, देन मैं कहानी लिखता हूं बच्चों पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मेरे पास दो ग्रुप है,
बोरोन एंड कार्बन ग्रुप, और फिर है नाइट्रोजन टू जीरो। ये कहानी है। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, तो जब एस ब्लॉक में मैं नीचे चलते हैं हम, तो आपको पता है सॉफ्ट होती जाती हैं मेटल्स जो है, जैसे सोडियम से नीचे की तरफ चलते जाओगे सीजियम तक, वो मेटल्स और सॉफ्ट होती चली जाती हैं, यानी कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाता है। तो यहां मैं लिखूंगा डिक्रीज, यानी कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाता है बच्चों, डिक्रीजेज हो जाता है। डी ब्लॉक में चलूंगा तो मैं ये होगा इंक्रीजेस, है ना। डी ब्लॉक में जब आप ऊपर से नीचे चलोगे तो इंक्रीज होता चला जाएगा मेटल्स के अंदर। और बात मैं करता हूं यहां पर, तो आपको पता है बोरोन कार्बन, कार्बन का तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा ही है, तो इसका मतलब नीचे चलने पर डिक्रीज होगा, तो डिक्रीजेज। और अगर इधर बात करता हूं तो मैं इंक्रीजेज होगा। तो याद करना भी आसान है। देखिए डिपेंड करेगा किस पे, किस टाइप के बॉन्ड आप इनके बीच में प्रेजेंट है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल आप ध्यान दीजिए, ये डिक्रीजेज, ये इंक्रीजेज, फिर डिक्रीजेज, फिर इंक्रीजेज। तो इस तरीके से आपको याद रखने में भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं कि मेटल्स में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, वो जरा देखते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इन मेटल्स, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इन मेटल्स, मेटल्स में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है बच्चों, ये होता है बच्चों टंगस्टन, यानी कि वॉल्फ्रैम। वॉल्फ्रैम बोलते हैं बच्चों टंगस्टन को, ऐसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। टंगस्टन का मैक्सिमम होता है बॉइलिंग पॉइंट, और मिनिमम किसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो मरकरी है Hg। आपको पता है उसको तो, वो तो पहले से ही मेल्ट है ऑलरेडी, है ना, तो उसका लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा मरकरी का। और अगर नॉन मेटल या एलिमेंट में ही मैं बात करूं, इन नॉन मेटल्स, इन नॉन मेटल्स और एलिमेंट्स, बच्चों अगर आप सभी एलिमेंट्स में बात करते हो या केवल नॉन मेटल्स में भी बात करते हो, तो उस कैटेगरी में आपका मैक्सिमम आएगा कार्बन का। कार्बन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। डायमंड को आप देख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इनका होता है। तो अगर आप केवल नॉन मेटल्स में भी चर्चा करो या सभी एलिमेंट्स में आपसे पूछा जाए मैक्सिमम किसका होगा, तो कार्बन का होगा, है ना, ये मैक्सिमम हो गया है। और अगर मिनिमम की मैं बात करता हूं, तो बच्चों इस केस में आपका आएगा हीलियम, हीलियम का मिनिमम होगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं इजीली। ये मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड किस टाइप के हैं उस पर डिपेंड करती हैं मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, जिसमें अपन ने डेंसिटी डिस्कस किया है और दूसरा डिस्कस किया है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ कम टू एटॉमिक प्रॉपर्टीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज, देखिए एटॉमिक प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं ये समझिए। एटॉमिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि अब इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एटम के बारे में चर्चा हम करेंगे, तो इस केस में हम देखेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है प्लस उसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या है। तो यहां मैं लिखूंगा डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड न्यूक्लियर चार्ज, इस पे डिपेंड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर और न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज।
तो इसके अंदर कौन कौन सी हम एटॉमिक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, वो है एक तो बच्चों जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके अंदर फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड इफेक्टिव, ये हम डिस्कस करेंगे बच्चों। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जेड इफेक्टिव क्या है, वो आप समझिए। देखिए ये टर्म इतनी इंपॉर्टेंट है कि बार बार आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखाई देगी, सुनाई देगी। क्या है वो समझिए। देखिए ये कोई एटम है और एटम का ये न्यूक्लियस है और ये इसके शेल्स हैं इस तरीके से, है ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल, ये वैलेंस सेल बोल दिया है मैंने, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को मैंने रिप्रेजेंट किया है वैलेंस सेल। और इसका जो चार्ज है वो है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज कितना है बच्चों, जेड है। और इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये लीजिए। और इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट यहां पर अप्लाई करेंगे सिग्मा। मैं बताऊंगा अभी आगे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। यूं समझिए कि यहां पर लाइट है ना, कोई भी लाइट जल रही है यहाँ पे, और ये पर्दे लगा रखे हैं मैंने 1 2 3 इस तरीके से। और ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मुझे एक चीज बताइए, इन पर्दों से लाइट छन छन के पहुंचेगी, थोड़ी थोड़ी छनेगी लाइट और फिर लास्ट में इसके पास पहुंचेगी। तो इसके पास लाइट कम पहुंचेगी ना, तो मैं कहूंगा इन इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों ने लाइट को रोक लिया है, जिससे यहां पर नेट लाइट कम पहुंचेगी। ये जो नेट लाइट पहुंचेगी ना, इसी को बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। यानी कि यूं समझिए, यहां से न्यूक्लियस के पास होते क्या है, प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो यहां तक कितना पहुंचेगा, कितना ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील करेगा, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्यों, क्योंकि अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉनों ने पर्दे लगा रखे हैं, स्क्रीन लगा रखी है, शील्ड लगा रखी है, बीच बीच में शील्ड है इस तरीके से। इस शील्ड की वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो रुक जाएगा इस तरीके से। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड ले लेकर के खड़े हैं। तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको शील्ड कर देते हैं, जिससे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन तक कम चार्ज पहुंचता है। इसी को ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहुंचते हैं। जो लास्ट में इसने कितना एक्सपीरियंस किया, यानी कि यहां जो मैं बात करूंगा जेड इफेक्टिव, तो फाइनली निकला जेड था, लेकिन माइनस कितना कम हुआ, सिग्मा। सिग्मा को बोलते हैं बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। तो मैं कहूंगा कि वैलेंस सेल में, किसी एटम में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ने कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस किया, तो मैं लिखूंगा द टोटल एक्सपीरियंस्ड न्यूक्लियर चार्ज, the total experienced nuclear charge by valence cell electron in an atom is known as effective nuclear charge। कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ने कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस किया, मैंने क्या लिखा, द टोटल एक्सपीरियंस न्यूक्लियर चार्ज बाय वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी एटम में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ने कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस किया, इसको कितना महसूस हुआ, कितना माल मिला। क्योंकि यहां से लाइट आई तो यहां जो अंदर पर्दे लगे हुए थे, इन्होंने क्या किया, इस लाइट को रोक लिया। तो लाइट रुक गई तो यहां तक कम लाइट पहुंचेगी, यानी कि ये जो लाइट रुकी ये कितनी है बच्चों, ये सिग्मा है। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट, कि इतना लाइट रोक दी गई है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों ने इतना न्यूक्लियर चार्ज रोक दिया है, तो इतना पहुंचेगा। समझ में आ गई बात। अभी किस पे डिपेंड करता है वो जरा देखिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक तो डिपेंड करते हैं, हम लिख देता हूं डिपेंड्स अपॉन,
पहला डिपेंड करता है बच्चों ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों ने कितनी शील्डिंग कर रखी है ना, यानी कि जितनी ज्यादा ये शील्डिंग होगी, जितना ज्यादा सिग्मा होगा उतना ही ये कम होगा क्या, यस। तो मैं लिख देता हूं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों जेड इफेक्टिव के। बोलिए समझिए, अगर सिग्मा ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस बात है ये कम होगा, क्योंकि ये माइनस होने वाली चीज ज्यादा होगी तो ये कम हो जाएगा। तो मैं कहूंगा अगर शील्डिंग इफेक्ट इनर सेल इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होता है तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है। यानी कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ये पर्दे जितने ज्यादा मजबूत होंगे लाइट यहां पर उतनी ही कम पहुंचती है बच्चों। और दूसरा डिपेंड करता है ये जो डिस्टेंस है, देखिए जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी लाइट उतनी कम पहुंचेगी। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है भाई। लाइट यहां पहुंचने का मतलब वो तो मैंने समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, यानी कि अट्रैक्शन, इस न्यूक्लियस का इस पर अट्रैक्शन कब होगा, जब ये डिस्टेंस कम होगी। और अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो इस न्यूक्लियस का इस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा क्या, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके बच्चों, जेड इफेक्टिव। जितनी ज्यादा ये डिस्टेंस होगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही बच्चों जेड इफेक्टिव में कमी आएगी। डिस्टेंस ज्यादा तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए, हमेशा यहाँ पर ये दो फैक्टर काम करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि कितना न्यूक्लियर चार्ज उसने एक्सपीरियंस किया, उस पर ये काम करता है बच्चों। अब यहाँ पर आता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी पीरियड में कैसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, और ग्रुप में क्या होता है वो जरा देखिए। देखो होता क्या है, देखो जब भी आप किसी पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो ऑब्वियस बात है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो इलेक्ट्रॉन तो सेम सेल में एंटर करता है। मतलब ये जो पर्दा है ना, देखिए दो स्थितियां हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, आप मुझे बताइए इस पर इसकी शील्डिंग कब ज्यादा होगी, यहाँ पर्दा ही नया लग जाएगा तो शील्डिंग ज्यादा होगी, या सेम पर्दे में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाए तो शील्डिंग कम होगी। बिल्कुल सही है ना भाई। एक तो ये कह रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रॉन का नंबर एक ही सेल में इंक्रीज हो रहा है, और एक मैं कह रहा हूं सेल ही नए इंक्रीज हो रहे हैं। तो होता क्या है, किसी भी पीरियड में सेल तो वही रहता है, बस उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट किसी भी पीरियड में कम इंक्रीज होता है, ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि नया जो इलेक्ट्रॉन आता है वो सेम सेल में आता है, जिसकी वजह से स्क्रीन इफेक्ट इंक्रीज तो होता है बट कम इंक्रीज होता है। लेकिन ज्यादा इंक्रीज क्या हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो मैं लिखूंगा स्पेशल पॉइंट, क्या इन ए पीरियड, किसी पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को शॉर्ट में मैं लिखूंगा जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। ठीक है। और ग्रुप की बात अगर मैं करता हूं बच्चों तो ध्यान दीजिए, ग्रुप में क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है बच्चों, जेड माइनस सिग्मा। ग्रुप में जेड भी इंक्रीज होता है, सिग्मा भी इंक्रीज होता है, बट दोनों सेम रेशो में इंक्रीज होते हैं। जेड और सिग्मा दोनों सेम रेशो में इंक्रीज होते हैं, इसलिए जेड इफेक्टिव किसी भी ग्रुप में कांस्टेंट बना रहता है, चेंज नहीं होता है उसमें। क्यों, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते हो एकदम से जेड बहुत ज्यादा बढ़ गया, 8 का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस, 32 का डिफरेंस होता है ना ग्रुप के अंदर, तो जेड का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, यानी कि जेड बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ सिग्मा भी बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि हर बार जब आप टॉप टू बॉटम चल रहे हो तो एक एक नया सेल एंटर होता जा रहा है, एक एक नया सेल ऐड होता जा रहा है। तो जैसे जैसे नया सेल इंक्रीज होगा
तो obvious बात है स्किन इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। तो बच्चों ग्रुप के अंदर जेड और सिग्मा दोनों सेम रेशो में इंक्रीज होते हैं, इसलिए जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। तो दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, इन ए ग्रुप जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट because Z and sigma both increases with same ratio, यानी कि Z और सिग्मा दोनों के दोनों ही सेम रेशो के साथ इंक्रीज होते हैं, तो Z इफेक्टिव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के दोनों सेम रेशो में इंक्रीज होते हैं, तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट बना रहता है किसी भी ग्रुप में। तो पीरियड में इंक्रीज होता है और ग्रुप में कांस्टेंट बना रहता है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।